तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की पहली कहानी का नाम है मोक्ष। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। असम अपनी घनी वादियों, हरियाली और चाय की संपत्तियों के लिए जाना जाता है, मगर यहाँ के भूतिया रहस्यों और किस्सों से कई लोग आज भी अनजान हैं। असम के तो कई गांवों में कहते हैं शैतान का भी वास है, मानो जैसे भगवान रूठ सा गया हो वहाँ। तो दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं 12 साल की थी। स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में मैं अक्सर अपने माता पिता के साथ अपनी नानी के घर असम जाया करती थी। मेरे नाना नानी असम में स्थित जोरहाट के एक छोटे से मोहल्ले में रहते हैं। नानी ने घर के सामने एक नानी के जो बंगला होता है, आपको पता ही है, नानी के घर के सामने एक बंगला था जिसमें 5 लोग रहते थे, जिसमें से एक तो माँ जी थी जिसे लोग बहुत सम्मान देते थे। माँ जी को मेरी नानी से बहुत लगाव था क्योंकि मेरी नानी बहुत ही अच्छे कपड़े सिलते थे। मेरी नानी में हर तरह के कपड़े सिलने का हुनर था। मेरे ज़्यादातर कपड़े वही सिलती थी। नानी माँ जी के लिए हर त्योहार पर सलवार कमीज सिलती और उनके अंदर जेब भी सिलती। पुराने लोग अक्सर ज़्यादातर लोग तो वहाँ पर बैग या पर्स नहीं रखते हैं ना, तो इसलिए माँ जी भी हमेशा उस जेब में पैसे रखती थी। एक दिन माँ जी बहुत बीमार हो गई। उसके घर वालों ने उनका सही से इलाज भी नहीं करवाया था। मेरी नानी माँ जी की सेवा करती तो उसके बेटे और बहू उनको भगा देती। मेरी नानी ने माँ जी के लिए पसंदीदा पीले रंग का सलवार कमीज सिलवाया और अंतिम संस्कार से पहले मेरी नानी एक दुख की वजह से उसमें जेब लगाना भूल गई और फिर माँ जी का अंतिम संस्कार भी हो गया। 2 दिन बाद जब नानी ने बहुत दुख में थी तो सुबह सुबह अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसे साक्षात माँ जी दिखी, पीले सलवार कमीज में। माँ जी ने कहा, देख मैं कैसी लग रही हूँ, इस बार तूने मेरे कपड़े में जेब क्यों नहीं मिली, या कह सकते हैं सिली। तुझे पता है ना, मुझे जेब में पैसे रखने की आदत है। नानी बहुत डर गई और ज़ोर से चीखते हुए हमको बुलाया। हम जब बाहर आए तो नानी ने बाहर का इशारा किया। माँ जी वापस आ गई हैं, मुझे दिख रही हैं। लेकिन जब हमने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हम सब ने नानी को उनका भ्रम बताया, माँ जी को अपने दिल से निकालने के लिए और भूल जाने के लिए कहा। लेकिन नानी तो ये जान गई थी कि वो माँ जी की सच में आत्मा थी, लेकिन वो हमें कैसे समझाती। नानी को माँ जी की आत्मा अब हर जगह दिखने लगी, कभी पेड़ पर बैठी हुई तो कभी उनके बंगले के बाहर टहलती हुई। ये सब देख नानी बहुत डर गई। हमेशा हमें अकेले बाहर जाने से मना करने वाली नानी ये नहीं जानती थी कि खुद के साथ ही ऐसा भूतिया हादसा हो जाएगा। एक रात नानी की आँख रात के तकरीबन 3 बजे खुली। खिड़की पर कुछ आवाज़ें सुनकर या हलचल सुनकर नानी की खिड़की के पास गई और खिड़की खोली तो फिर माँ जी की आत्मा उसको दिखाई दी। डरकर माँ जी की आत्मा देखकर तो मेरी नानी तो बेहोश हो गई, पर उसी वक्त ही माँ जी की आत्मा अब मेरी नानी के शरीर में प्रवेश कर गई। नानी अब हमारे साथ अजीब सा डरावना बर्ताव करती। दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती गई। मेरे घर वालों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन पर कोई आत्मा का साया है। मेरे घर वालों ने एक पंडित को बुलाया और सब बताया भी। पहले तो इनको माँ जी की आत्मा दिखती थी और अब वे और बुरा बर्ताव करने लगी हैं। उन्होंने सारा कुछ नानी के बारे में बता दिया। पंडित जी का
कहना था कि अगर किसी की मृत्यु के बाद उसकी विधि पूरे नियम अनुसार ना हो तो उसकी आत्मा भटकती रहती है और किसी चहेते के शरीर में वास करती है। आत्मा शांति वहन और पूजा फिर से करवाई जाए, वरना उस आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। मेरे घर वालों ने माँ जी की परिवार से बात की, तब उनका बेटा बोला, ये सब अंधविश्वास है, हम नहीं मानते। मेरे घर वालों ने माँ जी के परिवार वालों को भी पंडित जी से मिलवाया। उसके बाद सारी बात बताने के बाद उन्होंने भी माँ जी की आत्मा के लिए हवन और पूरी विधि से पूजा पाठ करवाया। 2 दिन बाद धीरे धीरे अब नानी ठीक हो गई और माँ जी की आत्मा भी शायद अब उनके शरीर से जा चुकी थी। शायद माँ जी की आत्मा को मोक्ष मिल गया था। नानी की सेहत भी धीरे धीरे सही हो गई। मेरी गर्मी की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई। नानी भी स्वस्थ हो चुकी थी। नानी की ये हालत देख मैं डर गई थी, पर नानी ने मुझे और मेरे घर वालों को तसल्ली दी और वापस खुशी खुशी भेज दिया। अगर आज भी मुझे जब वो भूतिया किस्सा याद आता है तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। आप भी अपने बड़े की बातों को अंधविश्वास समझकर भूल मत करिए और ऐसे रहस्य भूतिया जगहों पे मत जाइए और बचे रहें। तो दोस्तों ये थी पहली कहानी। तो दोस्तों दूसरी कहानी का नाम है सुनसान सड़क की चुड़ैल। दोस्तों ये कहानी रवि की है, जो एक बार अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने जाता है, पर वो एक गलत रास्ते से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। तब उनका सामना एक भयानक चुड़ैल से होता है। तो दोस्तों मैं अब रवि के नज़रिए से आपको कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं एक बार अपने कुछ दोस्तों के साथ किसी जगह घूमने गया था। हम कुल 4 मित्र घूमने गए थे। दिन भर हमने खूब मौज मस्ती की और हमने वापसी घर लौटने के वक्त काफ़ी रात हो गई थी। मुझे तो रात की यात्रा शुरू से ही पसंद थी, क्योंकि रात को मुझे थोड़ा डर भी लगता था। एक तो मेरा घर मेरे दोस्तों से घर के काफ़ी दूर था, ऊपर से वह बारिश का भी था, तो रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। पर हम सब कार से आ रहे थे तो इतनी चिंता की बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद हम एक सुनसान रास्ते पर आ गए थे। अब वहाँ एक गाड़ी तक नहीं थी उस जगह पर। वो दूसरी साइड देखो, एक शॉर्टकट है। गाड़ी चलाते हुए मेरे दोस्त ने कहा। मैंने कहा, देख रात का समय है, पर हमें ऐसे सुनसान रास्ते से नहीं जाना चाहिए। वो बोला, अरे तुम्हें बड़ा डर लगता है, फट्टू कहीं के। सब हंसने लगे। मैं चुप था। सभी हंस ही रहे थे कि तभी सामने एक महिला सड़क पर खड़ी दिखी। मेरे दोस्त ने गाड़ी रोकी। हम सब देखने लगे। इतनी रात को ये महिला इस रास्ते पर क्या कर रही है? मेरे दोस्त ने कहा कि चलो, शायद इसे हमारी मदद की ज़रूरत होगी। मैंने कहा, तुम लोगों का दिमाग ठीक है क्या? माड़ा या सोचो तो सही ज़रा। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर एक महिला क्या कर रही होगी? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं किसी 4 लोगों का गिरोह तो नहीं है, ग्रुप तो नहीं है, जो रात को इस तरह से कहानी रचकर लोगों को लूटते हों और बाद में और मार भी सकते हैं बाद में। नहीं यार, चलो चलकर पूछते हैं, आसपास के शायद कोई गांव की होगी। मेरे दोस्त ने कहा। मुझे अपने दोस्त पर इस तरह गुस्सा आया कि दिल कहा अभी इसके सामने ही मार दूँ, अपने दोस्तों के सामने इसे। खुद तो मरेगा साला और हमें भी मरवाएगा। मेरे दोस्त ने उस महिला के पास गाड़ी रोकी और फिर से पूछा, क्या आपको कुछ मदद चाहिए जी माँ जी? उस समय जब मेरा दोस्त बोल रहा था, उस महिला का चेहरा दूसरी ओर था, पर जब वो जैसे ही मुड़ी, मेरे दोस्त ने गाड़ी ज़ोर से आगे भगा दी। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तूने गाड़ी इतनी तेज़ से क्यों भगाई? वो बोला, अरे तुमने क्या चेहरा नहीं देखा उसका? उस चेहरे से भयानक तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। थोड़ा आगे जाने पर रास्ता बिल्कुल बंद था। उस जगह भूस्खलन मतलब रास्ता बंद था। हम उससे टकराते टकराते बचे।
मैंने उसे कहा, देख क्या रहा है यार, चल गाड़ी मोड़ जल्दी और चल मुख्य रास्ते पर। वो बोला, अरे पर वहाँ तो वो महिला है ना। महिला को छोड़ यार, तू गाड़ी भगा और अगर कोई भी आए तो गाड़ी मत रोकना। उसने वापस गाड़ी मुख्य रास्ते पर बढ़ा दी। हम उसी रास्ते पर आने वाले थे पर वहाँ पर महिला नहीं थी। हम थोड़े आगे गए तो कि तभी हमारी गाड़ी के ऊपर कोई चीज़ तेज़ी से गिरी। वो चीज़ एक लकड़ी का बड़ा सा डब्बा था। मैंने कहा कि गाड़ी तेज़ भगा। तभी जब हमने एकदम से आगे देखा तो वो महिला हमारे सामने खड़ी थी। अब वो हमारी ही ओर देख रही थी। हमने भी उसका चेहरा देखा, उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। तभी उसने अपने सर से एक तरफ झुकाया, मतलब अपने सिर को आगे किया और अपना सिर हमारी कार पर फेंक दिया। मैंने अपने दोस्त से कहा, जो मर्जी हो जाए गाड़ी भगा तू। हमने जब पीछे मिरर व्यू में देखा, शीशे में देखा, तो वो सिर कटी महिला अब भी हमारे साथ तेज़ी से भाग रही थी गाड़ी के साथ साथ। पर जैसे ही हम मुख्य हाईवे पे पहुँचे, हमने पीछे देखा पर वहाँ कोई नहीं था। उस रात के बाद हमने तय किया कि कभी हम रात का सफ़र नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। हम जैसे तैसे बच गए थे। पर दोस्तों, सोचने वाली बात है ये कि रात को अगर आपके लिए नॉर्मल बात होगी, लेकिन अगर आप एक बात सोचिए, अगर रात को ऐसा कुछ हो जाए तो क्या दिल पर क्या बीतती है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये मुझे कहानी लिखकर किसी ने भेजी थी। मैं नाम तो रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखना।